जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम टारगेट 100 के अंतर्गत 7वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज में बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, बच्चे इस चैप्टर का नाम ही सुनकर घबरा जाते हैं और घबराहट से ही क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो आज देखेंगे हम कितने आसान क्वेश्चन आते हैं और कितने आसानी से आप लोग इसे बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट। हम कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्या है पहला सवाल हमारा? त्रिभुज एबीसी में यदि AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से कोई एक कोण B का मान है। तो इसको हम कैसे पता कर पाएंगे? एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमें नहीं पता है त्रिभुज कैसा है, ठीक। A हो गया, B हो गया, C हो गया, और हमें क्या दिया है? AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इतना दिया है। अब देखिए AC इक्वल टू AC का वर्ग क्या हो जाएगा? 12 का वर्ग बराबर कितना आएगा? 144, ठीक। अब यहां से देखेंगे AB का वर्ग कीजिए तो आएगा, इतना का वर्ग आ जाएगा 108, कैलकुलेशन करेंगे इतना आ जाएगा। और BC का अगर आप निकालेंगे, BC का वर्ग निकालेंगे तो आएगा 36। तो देखिए सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है? AC भुजा दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे अधिक AC भुजा दिख रहा है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, 36 कहां से आ रहा है? अगर 36 और 108 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 144। तो 144 इसके बराबर है। मतलब क्या हो रहा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें कोण B का मान ज्ञात करना है, जबकि पता है आपको AC के सामने वाली भुजा B है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि ये 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम को फॉलो किया तो सबसे लंबी भुजा क्या है? AC कर्ण हो गई, और ये क्या हो गई? B 90 डिग्री की हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? B सही। समझ में आया ना? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, ठीक। उनमें से क्या होती है? उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या है? तीसरा है उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, ठीक है ना। उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए और संगत कोण बराबर हो। ये होते हैं समरूप कोणों के, समरूप त्रिभुजों के गुण। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि इसमें दोनों का दिया है, ठीक। तो इसमें क्या दिया? तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों के अनुपात बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों के अनुपात बराबर होते हैं। किसके? संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजाओं के गुणनफल के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? संगत भुजाओं के अनुपात के। समझ में आया ना? तो दोनों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? तो हम आते हैं वो क्वेश्चन ऊपर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्या है चित्र में। हमें चित्र पहले से दे दिया है। उसके बाद देखते हैं त्रिभुज एबीसी के आधार। त्रिभुज एबीसी का आधार क्या है? BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। ये इसके समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। उसके बाद दिया है यदि PQ अनुपाते BC, PQ अनुपाते BC 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो इसे किस तरह से हल करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए हमें दिया है PQ समांतर BC, ये दिया है। तो जब ये दोनों समांतर हो गए तो यहां का जो कोण बन रहा है, इस कोण के संगत है कि नहीं है? तो ये दोनों कोण संगत कोण बन रहे हैं। और यहां से भी कोण बनेगा तो ये कोण इसके संगत होगा। समझ में आया ना? तो हम क्या लिख देंगे? कोण APQ इज इक्वल टू कोण ABC, ठीक। तथा ये देखिए AQP, कोण AQP इज इक्वल टू कोण AC
बी, कोण ए सी बी। क्लियर। अब यहां से देखते हैं हम त्रिभुज ए पी क्यू और इसी तरह आपको लगाना है त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर। इतना करने के बाद जब इतना इसके समांतर है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर बी सी। इसलिए आप कर देंगे कोण ए पी क्यू इज इक्वल टू कोण ए बी सी, यही सेम उतार रहे हैं। उसके बाद में तथा कोण ए क्यू पी इज इक्वल टू कोण ए सी बी। ठीक। तो जब ये दो कंडीशन हो गए कि ये और कोण ए एकांतर हो गए और इधर भी कोण एकांतर, दो कोण एकांतर एकांतर मतलब बराबर बराबर हो गए, तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो गए, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, ये समरूपता का चिन्ह होता है ऐसे टेढ़ा करके, ए बी सी। तो जब ये दोनों समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एपी अनुपाते ए बी। ठीक है ना, एपी अनुपाते ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अनुपाते बी सी, पी क्यू अनुपाते बी सी। क्लियर हुआ। देखिए पी क्यू अनुपाते बी सी क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पे देखिए छोटा भुजा इसका लिया गया तो इसका भी एक भुजा लिया गया, इसका एक बड़ा वाला भुजा लिया गया। ठीक। तो यहां से देखिए एपी अनुपाते एबी, एपी अनुपाते एबी हो गया, पीक्यू अनुपाते बीसी हो गया। अब आपको पता है पीक्यू अनुपाते बीसी का अनुपात पता है, तो यहां से क्या कर देंगे, 1:3। तो यहां से देखेंगे क्या आ जाएगा, एपी अपान ए बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक। यहां से आप क्या कर देंगे, आ जाएगा, इसको देखिए इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी पे ध्यान देते हैं, ए बी एपी प्लस पीबी हो जाएगा कि नहीं। ए बी को क्या लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू एपी, इतना हो गया एपी, इतना हो गया पीबी प्लस पीबी। ठीक। अब एपी को इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AP इज इक्वल टू पीबी, और यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, एपी अपान पीबी इज इक्वल टू 1/2। अनुपात क्या आ गए, 1:2 में है। ठीक। ये दोनों 1:2 में है, ये 1 है एपी तो ये 2 है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम इन दोनों का अनुपात निकाल लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन लग चुका, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना। तो हम पहले नंबर तो एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे बोलेगा वैसे कह देंगे। त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसी कंडीशन बोला है। तो ये हमने मध्य बिंदु मान लिया भाई, इसको मान लिया डी है, इसको मान लिया ई है, इन दोनों को मिला लिया। तो कह क्या रहा है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो डी है बीसी के समांतर है। तो थेल्स पर में आप जानते हैं कि जो इसके समांतर होता है इनको समान अनुपात में विभाजित करता है। अब यहां पर बोला है कि ये इसको मध्य बिंदु है और इसको मिलाने वाली रेखा इसको समांतर है, इसको सिद्ध करना है आपको। ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देते हैं, दिया क्या है, हमें लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी तथा AC का E है। क्लियर। इतना हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है DE समांतर BC। क्लियर हुआ? हमें यह सिद्ध करना है। अब आगे क्या करते हैं उपपत्ति में, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर ले लेंगे हम त्रिभुज ABC, ठीक। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लिए बिना ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है, ये जो D है AB का मध्य बिंदु है और AC की मध्य बिंदु E है। तो क्या हो जाएगा ED अनुपाते BD एक के अनुपात में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये दोनों बराबर हैं, तो इनको जब ऊपर नीचे रखेंगे, भाग देंगे इससे, तो एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 5 है, तो 5/5 क्या आ जाता है? 1 आ जाता है ना। उसी तरह AD अपान BD लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब ले लेंगे क्या? AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक। तो ये भी आ जाएगा 1। जब दोनों 1 के बराबर हैं, जब ये दोनों 1 के बराबर है, तो समीकरण 1 2 से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 2 से AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों भुजाएं, ठीक है ना, समान अनुपात में आ गए। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करता है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। समझ पा रहे हैं? वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहां पर आपको दिख गया कि जो DE है इस त्रिभुज के AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहां से आपको दिख रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? DE समांतर BC। यहां से प्रूव हो गया ये बात। और आप यहां पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक। क्लियर? और यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ? इस तरह से सवाल है, बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनको आप बस ध्यान से देखेंगे तो अगर एग्जाम में आएगा बस तुरंत क्लिक करके निकल लेंगे, ठीक है ना, टिक करके निकल लेंगे। क्या है? दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात हमें दिया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक है ना। उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले त्रिभुज की ऊंचाई। अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा इस क्लास को पढ़ने के बाद। अगर इस क्लास को आप ले लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं जाने वाला, अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं अच्छे से तो, ठीक। यहां पर देखते हैं दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अब पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या दिया, लेकिन यहां पे क्या रहेगा? वर्ग रहेगा, ठीक।
पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या दिया हमें 3 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या दिया है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 9 हो गया और नीचे कितना हो गया 16। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो दोनों त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 9/16। ठीक, इस तरह से लग गया। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा उससे बड़ा दिख रहा है, ठीक, लेकिन घबराना नहीं है, आपको इसी में हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा चुके हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात होता है उनके उन त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। समझ पा रहे हैं ना, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ऊंचाई नहीं संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारे क्या है परिमाप। तो लिख देते हैं पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप। अब पहले त्रिभुज और उसके बाद में क्या है, हमने माना पहले त्रिभुज की भुजा क्या है, पहले त्रिभुज की भुजा A1 मान लिया, ठीक, और दूसरे त्रिभुज की भुजा A2 मान लिया। क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें, बस ध्यान से देखिए, फार्मूला बेस है, आसानी से लग जाएगा। और अब परिमाप रख लेते हैं भाई। पहले त्रिभुज का परिमाप क्या है 40 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा क्या हम लेते हैं A1 हो गया, एक क्या हो गया A2 हो गया। यहां से क्या आ जाते हैं, यहां से A1 A2 आ जाएंगे 2/3। ठीक, 2:3 में है इनके भुजाओं का अनुपात 2:3 में है। ठीक, तो यहां पर फिर एक चीज आपको और जानना होगा कि समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज की भुजा, ये ऊंचाई और भुजा दोनों सेम जा रहे हैं, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। याद आ रहा है ना कि इसको आप पढ़ लिए अच्छे से की भुजा, इन चीजों को याद कर लेंगे, बिल्कुल का वर्ग कर देंगे। ठीक, ये ऊंचाई और इससे सीधा मेल खा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग जानते हैं तो करेंगे ही। तो पहले त्रिभुज की भुजा क्या है A1 है और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है A2 है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/9। ठीक, इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन लग गए, इसको आप नोट कर लीजिए और इन दोनों चीजों को भूलिएगा मत। बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से नोट करके समझ लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पहले नंबर हम समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं ABC, ठीक है ना। ये बन चुका, हमें कोण C को समकोण बनाना है, C को यहां पे रखते हैं, A हो गया, ये B हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक, ये भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC इक्वल टू BC।
ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ऐसा आप मत समझिए कि मैं आसान क्वेश्चन ला रहा हूं खुद से, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उसी क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं, तो इनको लगाइए आसान। अगर आपको लग रहे हैं तो जरूर आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजा बराबर रहेगी और एक कर्ण है सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, नहीं AC नहीं भाई, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए AC इक्वल टू क्या है, BC, तो हो जाएगा AB इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्या है, समीकरण 1 से। क्यों हुआ भाई, आपको पता है AC इक्वल टू BC हमें सवाल में ही दिया था समद्विबाहु होने के कारण, तो यहां पर हम इसके स्थान पे AC स्क्वायर कर लिए। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है यहां पर, 2AC स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो क्या प्रूव्ड नहीं हो गया, तो ये प्रूव हो गया। क्लियर, तो नोट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, आप लोग इसको देखते उड़ा देंगे, लेकिन हमने कहा अगर आया है 2022 में तो इसको कर ले। 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहां पे कोई खिड़की है, ठीक, और हमारे पास कितना है, 10 मीटर लंबा सीढ़ी है। ये खिड़की कितना है, जमीन से 10 मीटर ऊंची है, और ये सीढ़ी कितना है, अरे 8 मीटर ऊंची है, और ये सीढ़ी कितना है, 10 मीटर लंबा है। इन दोनों को हमने मिला दिया, समकोण बन रहा है ना, यहां पे समकोण बन रहा है। और फिर देखिए इसको हम मान लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। हमसे पूछा क्या है, BC पूछा है, तो हम इसमें क्या लिखें, क्या ज्यादा लिखें, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि माना, इसको आप लोग अच्छे से बना के लिख लेंगे, माना क्या बोला भाई, निचले सिरे से, सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात की। अच्छा, दीवार से, माना दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x है। यहां पर हमने x कर लिया। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से क्या हो जाएगा बाबू, AC स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर दिया है 10 का स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या दिया है, BC का मान हमें दिया है x, और AB का मान क्या दिया है, 8। तो 10 दाहिम कितना हो गया, 100, और इधर हो गया x, यहां पे स्क्वायर में है, और ये कितना हो गया, 64। ठीक, तो 100 में से 64 घटाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 64। यहां से क्या निकल कर आएगा, 36। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। लेकिन प्लस माइनस में 6 आता है, हम वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में 6। ठीक है, यही हो जाएगी, मतलब कि इसके दीवार के आधार से सीढ़ी के सिरे तक की दूरी। ठीक, क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? दी गई आकृति में, मतलब इसमें चित्र हमें पहले दे दिया है, उसके बाद दिया है यदि DE समांतर AC, ये जो DE है, DE समांतर AC और DF समांतर AE, DF समांतर AE हो, तब सिद्ध कीजिए BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। तो क्या लेते हैं हम, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हम लेते हैं त्रिभुज BAC में। ठीक, क्या लिखें जब सारी चीजें हमें सामने दिया, इसमें क्या लिखें? ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो रहा है और क्या दिया है भाई, DE समांतर AC लिख लेते हैं, DE समांतर AC। इतना से क्या हो जाएगा, जब DE समांतर AC है तो हो जाएगा BE अपान EC इज इक्वल टू BD अपान DA। और ये कैसे हो रहा है, ये समानुपातिकता के आधारभूत प्रमेय से, मतलब कि थेल्स प्रमेय से। ठीक, लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से इतना हो रहा है, इतना से इतना हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये हो गया, इसे हम समीकरण बना लेते हैं एक। अब दूसरे कंडीशन में क्या लेंगे, त्रिभुज BAE, क्या त्रिभुज BAE, समझ में आ रहा है ना? आपको आना चाहिए भाई, अगर आप इसको पढ़े हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर भी नहीं कर सकता, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन आपके जो दोस्त होंगे उनको जब मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए BAE, आपके दोस्त मतलब कि क्या, आपके जो साथ नहीं पढ़ रहे, जो आपके भाई हो, छोटे लोग। ठीक, अगली बार से जब बैच चलेगा तब यहां से देखते हैं BAE में, और यहां पर देखिए क्या समांतर, DF समांतर AE, DF समांतर AE, तो ले लेते हैं DF समांतर AE। जब ये दोनों समांतर हैं तो ये जो इन भुजाओं की अनुपात जो होगी, इन इधर की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगी। तो क्या होगा, BF अपान FE इज इक्वल टू BD अपान DA। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यही भी एक कंडीशन लगा है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं और इस मतलब इन भुजा को काट रहा है तो इनका अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक, तो समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से क्या हो जाएगा, ये देखिए BD अपान DA, BD अपान DA, तो BE अपान EC, BE अपान EC हो गया इज इक्वल टू BF अपान FE, BF अपान FE। तो ये जो है इसके बराबर है, बिल्कुल है, बस इसको हमने बाद में लिखा, इसको पहले लिखा, लेकिन आप घुमा के भी रख सकते हैं, बात वही है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, तो वही सब मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो कि 21-22 के अंतर्गत हैं, और कुछ सवाल जो हैं कि पहले वाले भी हैं। क्या है, चित्र दे दिया है हमें, बोला है PS अपान SQ, PT अपान TR और PST, कोण PST इज इक्वल टू कोण PRQ, मतलब कोण PST ये क्या है, कोण PRQ इस कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि कोण त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हमें सिद्ध करना है।
तो हमें दिया क्या है, ये दिया है पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर। ठीक, तो यहां से हम थेल्स का प्रमेय लगा के, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगाकर लिख सकते हैं कि एस टी समांतर क्यू आर। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्लियर? जब ये ऐसा हो गया तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए तो ये कोण संगत कोण बन गए, यहां पर भी कोण संगत बन गया। ठीक है ना, तो और हमें दिया भी है, तो अभी मैं उसको भी लिख रहा हूं। तो क्या दिया है, कोण पी एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, और देखिए हमें दे दिया है पी एस टी, कोण पी एस टी इक्वल टू कोण पी आर क्यू। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। क्या है, दिया है, ये हमें सवाल में ही दे दिया है। अब देखिए पी एस टी, इधर भी पी एस टी, पी क्यू आर, जब ये इस कोण के ये कोण बराबर है और इसी कोण के ये भी कोण बराबर है, तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। ठीक, तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तभी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता का आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, तो इसको देखिए क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन पहले बोला उसको मैं करता हूं। कोई एक त्रिभुज है, ये हो गया त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और जो इसी एक भुजा के समांतर जो दूसरी रेखा खींची जा रही है जो दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पे काटती है, तो इसको हम मान लेते हैं डी बिंदु है, ये ई बिंदु है। ठीक, इसके बाद में इतना बात बोलने के बाद बोला है ये, तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमें यह बताना है कि AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC या CE। ठीक, यही हमें बताना है। तो इसके हम लिख देते हैं, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिए ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। त्रिभुज ए बी सी जिसमें BC समांतर DE
भुजा AB को D बिंदु पर भुजा AC को E बिंदु पर काटती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये चीज हम समझ गए, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, AD अपान DB, AD अपान DB लिखिए या BD लिखिए, हम BD लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, AE अपान CE, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, और हमें रचना भी इसमें करना होगा। रचना में क्या करेंगे, D और C तथा B और E को मिलाया। ठीक, मतलब D और C को हम लोग मिला रहे हैं। उसके बाद में कह रहा है तथा B और E को मिलाया, B और E को मिला दे रहे हैं। मिला दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे EF लंब AB, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में EF लंब यहां पर AB पे लंब है EF, तो क्या है यहां पे देखेंगे, ये हमारा पॉइंट है F, यहां पे समकोण बनाता है। ठीक, उसके बाद में हो जाएगा क्या, DG लंब AC, क्लियर हुआ, DG लंब AC, यहां से AC पर हम लंब डाल रहे हैं, इसका नाम दे दिए G। ठीक, हमारा ये फिगर बनके तैयार हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, आप सवाल पे ध्यान देना है। उपपत्ति सेम इसी तरह लिख कर आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, तो लेते हैं त्रिभुज, और हां सिद्ध करते समय हमेशा जो हमें सिद्ध करना है उसको ध्यान में लिए रहते हैं। अगर आप ट्रैक से हटेंगे तो इसको समझिए, इसको ध्यान नहीं देंगे तो ट्रैक से हट जाएंगे, तो दोबारा इसको सिद्ध कर पाना मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखकर ही आगे हमें बढ़ा जाता है। ठीक, तो त्रिभुज लेते हैं ADE तथा त्रिभुज BDE, मतलब ADE ले लिए और BDE मतलब इतना त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों को ले लिए। अब निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, क्या हो जाएगा एरिया इसका, एरिया क्या हो जाएगा भाई बताइए। ये हमने भुजा ली है, इसका आधार अगर माने हम AD, तो किसी भी त्रिभुज की जो एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये होता है ना, आप अच्छे से जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार हमने AD लिया है। ठीक, पहले नंबर तो 1/2 लिखिए, आधार क्या है AD, और ऊंचाई देखिए इस पर लंब है, आधार पर जो लंब होता है वही ऊंचाई हो जाता है। तो FE क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया FE, और बटे में क्या लेते हैं हम, एरिया ऑफ, ये तो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज
बी डी ई। अब यहां पर देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी डी ई। अब यहां पर इसका एरिया लिखेंगे तो पहले नंबर तो आपको 1/2 करना होगा। आधार क्या है? बी डी। आधार क्या है? बी डी। बी डी हमारा आधार हो गया। और यहां पर देखिए, अब इसकी ऊंचाई क्या है? क्या इसकी ऊंचाई ये है? यहां पर 90 डिग्री नहीं बना रहा है तो इसकी ऊंचाई नहीं है ये। उसकी ऊंचाई होगी एफ ई। कैसे हम बता रहे हैं? अगर मान लीजिए हमने ऐसा कोई त्रिभुज बना दिया तो इसका आधार मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R। तो इसका आधार हम PQ ले रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से लंब डालेंगे तब भी छोटा पड़ जाएगा, तो इसको यहां तक बढ़ाएंगे, ठीक। और इस ऊंचे वाले बिंदु से यहां पर लंब डालेंगे, तो ये जो ऊंचाई होगी यही क्या होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ऐसे ही यहां पर हुआ है कि इसको यहां पर बढ़ाया गया है और यहां से लंब डाला गया है, तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है बी डी ई की, ठीक है ना। तो एफ ई यहां पर लिख लिए, एफ ई। यहां से क्या आ जाता है? एफ ई कैंसिल हो जाता है, 1/2 कैंसिल, ए डी अपान आ गया बी डी। इसको समीकरण 1 बना लिए, ठीक। अब त्रिभुज ए डी ई पुनः लेंगे, ए डी ई। क्लियर दिख रहा है आपको? तथा अब की बात त्रिभुज लेंगे सी ई डी। क्या? सी ई डी। सी ई डी। इसमें भी वही काम करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा? 1/2। अब की बार हम इस साइड वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसका भी आधार क्या लेंगे? इसी साइड को लेंगे, AC, AE लेंगे, जिससे हम सिद्ध कर पाए, ठीक है ना। AE लेंगे तो आधार क्या हो गया हमारा? AE हो गया। और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा, DG हो जाएगा बटे इसके बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज CED, CED। क्लियर? CED। इतना होने के बाद क्या लिखेंगे? अब इसका भी लिखना आपको, क्षेत्रफल क्या? 1/2 हो जाएगा। आधार क्या है बाबू? CE है, आधार है CE। गुणे में ऊंचाई क्या हो जाएगी? जैसे उसमें समझाया था आपको, तो DG हो जाएगी या GD हो जाएगी। तो DG लिख रहे हैं, ठीक है ना। DG यहां से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, AE अपान CE। ये हो गया, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब ये एक बात यहां पर अच्छे से ध्यान दे दीजिए, आपको पता होगा कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज बनता है, मान लीजिए यहां से भी एक त्रिभुज ऐसे करके बन गया, ये रेखा यहां तक आई है और इसका आधार सेम हो, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कंडीशन यहां पर क्या है। ये जो रेखा है, ठीक है ना, इसी के समांतर DE रेखा है और इसी आधार पर ये भी त्रिभुज बना है BDE और इसी आधार पर त्रिभुज बना है CED। आधार सेम है बस, और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इनका दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं के बीच हैं, इसलिए एरिया ऑफ
त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। इसको समीकरण हम 3 मान ले रहे हैं। क्लियर हुआ? ये इसलिए बराबर हो गया, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक, जब ये दोनों बराबर हो गए तब अब समीकरण 3 और 2 से देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे CED है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम कह सकते हैं BDE। ठीक, तो समीकरण 2 और 3 से यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू AE अपान EC। AE अपान EC समझ पाए ना? यहां पर देखिए कौन सा त्रिभुज था, ये इसके बराबर था, इसलिए हम इसके स्थान पे ये कर दिए। इसको हमने मान लिया समीकरण 4। तो अब देखिए यहां पर जो है ADE अपान BDE, ADE अपान BDE, तो समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान C। तो यहां पर हम लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। अब देखते हैं क्या जो हमें सिद्ध करना था मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर आएगा, आप यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो हिल जाएंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही कहूं मैं, आप लोग देखते ही कर जाएंगे। दिया है चित्र भी हमें पकड़ा दिया है, AD लंब BD दिया, AD लंब BC दिया है। हाँ, AD जो है BC पर लंब है। ठीक, मतलब कि समकोण त्रिभुज दोनों हो गए। क्लियर है इतना ना? अब बोला है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है ना, लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान नहीं देंगे कुछ चीजों पर तो उलझ जाएंगे कि हम कैसे लाएं। तो यहां पर कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या लेना है, त्रिभुज ABD। ठीक, में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है ही तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये आपका 90 डिग्री वाला भुजा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तो आप कर लीजिए AB स्क्वायर BD को इधर लेके चले आइए, BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप अगर पूछे, हमें सिद्ध क्या करना है, ये हमें इसको ध्यान में रख के करना है। बस इसको हम समीकरण 1 बना दिए। अब त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ADC में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा AC हो गया, AC स्क्वायर हो गया कर्ण, और उसके बाद में क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समझे ना? समीकरण 1 और 2 से अब समझिए, यहां पर AD दिया, यहां पर AD बराबर हम लोग निकाले हैं। अब इसका मान यहां पर रख देंगे। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि समीकरण 2 में AD स्क्वायर का मान रखने पर। क्लियर?
तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्थान पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये इधर आके प्लस हो गया और AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो अब ये जो हमारा आ गया है, क्या हमें जो सिद्ध करना था उसे ला पाए, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ गया, DC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया। आप इसको उस क्रम में भी सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है आपको, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर सेम उसकी तरह कर सकते हैं, और BD क्या कहते हैं इसको, आप BD स्क्वायर लिख दिए इधर और प्लस AC स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो नोट कर लीजिए भाई, आ रहा है ना मजा। त्रिभुज में कोई ऐसा सवाल लगा कि जो टफ है, लेकिन ये त्रिभुज ऐसा चैप्टर है, बच्चे इसको अच्छे समझते नहीं है, तो बहुत ही मतलब इस चैप्टर को देखकर डर जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा, उसी हड़बड़ी में बड़े आसान से आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन का ये जो नंबरिंग है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें लगता है भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो पहले नंबर हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक, तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, जिसकी भुजा क्या है 2a, मतलब सभी भुजा इसके 2a है। तो हमें हल क्या करना है भाई, ये सब हल के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, A से BC पर लंब डालेंगे, रचना के अंतर्गत रहता है ये, क्या रहता है, रचना के अंतर्गत रहता है ये, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, कहेंगे क्या, AD लंब BC, तो A से BC पर लंब डाल दिए। ठीक है ना, AD हो गया BC के लंब, BC का लंब हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BAD और ACD या ADC। ठीक, तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में, यहां से देखिए आप, जब ये समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्लियर, और यहां से देखिए AD दोनों में उभयनिष्ठ है, AD इज इक्वल टू AD, और यहां पर अगर देखिए तो कोण D भी उभयनिष्ठ है, यहां पे जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, यहां पर भी उभयनिष्ठ, यहां पर भी उभयनिष्ठ, और वो तो छोड़िए यहां पर भी कोण बराबर होंगे क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिखते हैं, कोण D इज इक्वल टू कोण D, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्लियर, और ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण यहां पे बना रहा है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AB, हमें जो शर्त चाहिए था हमें मिल गया, त्रिभुज ABD सर्वांग सम
त्रिभुज ADC, मतलब जो कुछ है भुजाएं, कोण, सब कुछ एक दूसरे के बराबर, मतलब हूबहू छप गया है, इसलिए हम ऐसा लिख लिए। तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? BD इक्वल टू DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC, इसलिए BD इक्वल टू DC। अब आपको पता है कि ये जो AC है, AB है 2A है, AC है 2A है, ये पूरा भी क्या है? 2A है, ठीक है ना। लेकिन जब BD DC के बराबर है, ये जो BD है DC के बराबर है, तो क्या BC का आधा DC नहीं होगा? इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब BD DC के बराबर है तो BC का आधा DC नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हो जाएगा यहां से BD इक्वल टू 1/2 BC, BC का आधा DC। क्लियर? अब BC का मान क्या है? 2A, तो यहां से हो जाएगा 1/2, BC का मान हमने रख दिया 2A, और आ गया BD का मान A। क्लियर? BD का मान क्या आ गया? A। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABD में ये वाली त्रिभुज लेंगे ABD, ठीक। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है शीर्ष लंब की लंबाई। तो AD क्या है? शीर्ष लंब है। AD क्या है? शीर्ष लंब है। और जितना और ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी शीर्ष लंब एक बराबर होंगे। तो यहां से देखिए AB का मान क्या हमने रख दिया? 2A, ठीक। आप यहां भी रख सकते हैं जहां AD शीर्ष लंब है, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। क्लियर? यहां से 2A हो गया और 2A का होल स्क्वायर। अब BD का मान क्या है भाई? BD का मान हमने निकाला था A, तो क्या हो गया? A स्क्वायर। और AD का मान तो हमें पता ही नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। इधर कितना हो गया? A स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू आएगा A√3, ठीक। यहां से क्या आ जाएगा? A√3। तो AD क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई कहेंगे। अतः शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई A√3 होता है। A जहां क्या है? भुजा है, ठीक है ना। ये आधे भुजे की लंबाई है। क्लियर है ना? तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं, हाँ सब कुछ सही है, ठीक। नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। जबरदस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? जो कर्ण का वर्ग होता है, अन्य जो शेष भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता, मतलब पाइथागोरस प्रमेय बता रहा है, ठीक। होता उसको हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो हम बनाते हैं क्या? बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यहां पे 90 डिग्री का कोण है। ये हो गया हमारा A, ये B, ये C, ठीक। तो दिया क्या है? हमें सिद्ध क्या करना है भाई? इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, या फिर लिखिए आप, दिया है त्रिभुज ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
धन BC स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कड़ है, सबसे बड़ी भुजा है। AC स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने वो लिख दिया। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि योगफल के बराबर होती है, यही हमें सिद्ध करना है। उसके बाद में रचना कर देते हैं क्या कि B से AC पर लंब, B से AC पर लंब AD डाला। क्लियर? तो उपपत्ति में क्या हो जाएगा, उपपत्ति देखेंगे। अब यहां से हमने एक लंब डाल दिया BD, ठीक। तो ये प्रमेय से हो जाता है कि जब समकोण त्रिभुज, जब समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो इधर वाली त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समान समरूप होती है, और ये त्रिभुज ये ABC के समरूप होती है। मतलब तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, इसलिए ABD समरूप हो गया ABC के। क्लियर? तो जब ये दोनों समरूप हो गए तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है AD, ये क्या है AD, तो AD अपान क्या लिख सकते हैं आप, तो जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो AD अनुपाते हम लिख रहे हैं AB, ये समकोण के सामने की भुजा है, समकोण जो बनाता है AD हो गया, और इसका जो समकोण बनाता है ABC का वो है AB, तो हमने AD अनुपाते AB लिख दिया। और यहां पर जो ये हमारा त्रिभुज है ABD, इसका देखिए कर्ण के 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है AB, हमने इसको लिया AB, ठीक। और यहां पर जो ABC है इसके सामने इसके 90 डिग्री जो बनाती है कोण, वो भुजा कौन है AC, तो हमने AC को नीचे ले लिया। इस तरह से ये क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक। इसको आप इस तरह कर सकते हैं, यहां से इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा AD इंटू AC, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और दूसरा क्या है, त्रिभुज, इसको लेते हैं CDB को या BDC को, BDC क्या कहते हैं, समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। ये प्रमेय से हो रहा है, मैं ये सिद्ध कराया गया है, लेकिन समझिए कि यहाँ पे तो मैं सिद्ध नहीं करा सकता, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये दोनों समरूप होते हैं, ठीक है ना, ये प्रमेय से होता है। तो जब ये दोनों समरूप हो गए तो फिर जैसे हमने किया था, क्या यहां पे जो BDC में है ये जो भुजा है DC, ये समकोण बना रही है, ठीक है ना, इसमें समकोण बना रही है, तो आप DC को ले लीजिए DC। अब देखिए जो ABC है इसमें समकोण कौन बना रही है, BC समकोण बना रही है, क्या लिखेंगे BC। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये नहीं कि आप संगत भुजाएं ही लेंगे, यहां लेने के बजाय आप इसके साथ ले लेंगे और कुछ ये ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिया हमने। और हाँ, इसके बाद क्या ले रहे हैं, हमने छोटे त्रिभुज में क्या लिया, इसके सामने की भुजा क्या है, इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है BC, तो BC ले लिया। तो बड़े वाले में देखेंगे इसके सामने की भुजा क्या है AC, तो नीचे क्या ले लेंगे AC ले लेंगे। यहां से क्या आ जाता है, AC का गुणा DC में हो जाएगा, तो DC इंटू AC इज इक्वल टू BC, BC क्या होगा BC स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। तो यहां से करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर। यहां से जब हम ज्वाइंट करेंगे समीकरण 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, AD इंटू AC इक्वल टू ए, अरे क्या कर रहे हैं, इधर क्या है DC प्लस में DC इंटू AC, AC हो गया। फिर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना हुआ, समझ में आ रहा है सारी चीजें। अब यहां पर देखिए AC दोनों में कॉमन है, हमने AC कॉमन ले लिया, क्या बचा, AD बचा और यहाँ पे DC बचा और यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर हो रही है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए ये दो AD हो गया, यहाँ पे DC हो गया, देखिए AD हो गया DC हो गया, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो AC क्लियर पूरा हो जाएगा, AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा AC इंटू AC, ये पूरा क्या हो गया AD धन DC, तो पूरा हो गया क्या हो गया AC इक्वल टू क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये जो बोला था, ये जो हमारा त्रिभुज है क्या है ABC, यही हमारा मेन त्रिभुज था। इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है AC, तो इसका योग क्या अन्य दो भुजाओं, मतलब इसके वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं है। आ गया ना, हमें सिद्ध भी यही करना था। ठीक, तो क्लियरली रूप से आपको समझ में आया होगा, और आप इसे समझाने की भी क्षमता रखते होंगे किसी दूसरे को, तो बहुत ही आसान है, बस इसको नोट कर लीजिए। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार कीजिए, निश्चित ही इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं। त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD भुजा BC पर लंब है, ठीक, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज ABC को समकोण सिद्ध करने के लिए अगर जो पाइथागोरस का प्रमेय है इस पे फॉलो हो जाएगा, मतलब कि अगर जो भी त्रिभुज रहेगा इसके कर्ण जो होगा उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, तो समझो फिक्स है, समकोण सिद्ध हो गया। तो उसी तरह से हम कुछ करेंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ठीक, क्या कह रहा है, AD भुजा BC पर लंब है, तो इसको हम बना दे BC, ये हमारा हो गया A, और लंब क्या कर दिए AD। ठीक है ना, उसके बाद दिया क्या है, ये दे दिया है, तो हम लिख रहे हैं सीधे हल में, हल इसमें दिया क्या है भाई, त्रिभुज ABC में AD लंब BC दिया है, उसके बाद दे दिया है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ये दो चीज दे दिया है आपको। ठीक है ना, तो यहां पे करेंगे त्रिभुज, आप दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए बस, त्रिभुज BAD या ABD ले लिया, में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए भाई, इस पे लंब है, जब इस पे ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो इसके सामने की भुजा क्या है AB, तो ये भी हमारा यहाँ पे कर्ण होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर धन AD स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारा समीकरण 1 है, अब इससे हम इसमें देखिए AD का मान दे दिया इसमें,
तब ये जो मान है इस यहां पर रख देंगे। क्लियर? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ये रख देंगे बी डी इंटू सी डी। क्या लिख दें? समीकरण 1 से। क्लियर? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी डी इसमें भी, बी डी इसमें भी, तो बी डी आप कॉमन ले सकते हैं। जब बी डी कॉमन लेंगे तो यहां पर एक बचेगा बी डी और यहां पर क्या बचेगा? ये सी डी। अरे ये प्लस में रहेगा, प्लस में सी डी। तो इसको हम फिर लिखते हैं ए बी स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाता है? बी डी। तो बी डी उसके बाद में सी डी, बी डी उसके बाद में सी डी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी डी प्लस में डी सी। ये देखिए दोनों कॉमन हो गए बीच में, तो बी सी कर देंगे। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, बी डी हो रहा है फिर डी सी हो रहा है तो सीधे बी सी हो गया। ठीक? तो यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी गुणे डी सी। अरे डी सी कर रहे हैं, बी सी हो जाएगा, ये डी डी हट जाएगा यहां से। अरे भाई बी सी हो गया। इसको हम क्या बनाते हैं? समीकरण 2 बना लिए। ठीक? यहां से आप समझ पाएंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब लेंगे हम त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में यहां पर कर्ण क्या है भाई? एसी। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर प्लस में एडी स्क्वायर। इस कैसे लगा है? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय। इतना तो आप होशियार हैं ही। ठीक? यहां पर लग गया। अब देखिए एडी का मान यहां पर दिया है, तो आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस इसका मान दे दिया BD इंटू, क्या है भाई? BD इंटू CD। क्या है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर? यहां का मान उठा के यहां पे रख दिए। ठीक है ना? तो यहां से हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे दिया CD कॉमन है, ये DC लिखा या CD लिखा, मतलब वो क्या है? CD ही है। ठीक है ना? तो DC आप कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बच गया? एक DC बच गया और प्लस में क्या बच गया? यहां पर BD बच गया। ठीक? तो BD बच गया, तो आप इसको AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC यहां पर है, आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको DB भी कर सकते हैं और इसको भी क्या करते हैं? CD भी कर सकते हैं। तो इसको कर दीजिए भाई, क्योंकि दोनों बीच में कॉमन वाला चीज आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक? तो यहां पर हम लिख लेते हैं BD को और यहां पे DC को। क्लियर? तो देखिए बीच में कॉमन आ गया तो BC यहां पर भी हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC और यहां पर क्या आ जाएगा? BC इंटू BC। DD को हटा देंगे, यहां पे आ गया BC। क्लियर? अब वैसे आपको समझा भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये हमारा समीकरण क्या हो गया है? ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक है ना? क्लियर? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेंगे। ठीक? इसे मिटा दूं तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको दिक्कत हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गया ना? अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाता है? AB स्क्वायर प्लस BD, अरे भाई प्लस ये लिख लीजिए AC स्क्वायर
AC स्क्वायर, BD इंटू DC, BD इंटू BC, BD इंटू BC प्लस में क्या है यहाँ पर DC इंटू BC, DC इंटू BC। यहां से देखिए AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर, यहां पे देखिए BD कॉमन है, BC कॉमन है, आप BC को बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। BC को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा BD धन DC। तो मैं आपको बताया हूं BD हुआ फिर DC हुआ, तो यहां से DD कैंसिल होकर BC यहां पर भी बन जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब देखिए जब ये BC स्क्वायर के बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो ये सबसे बड़ी भुजा हुई। यहां पर क्या बोला था, बस यहां पर हमें समकोण सिद्ध करने के लिए बोला। तो ये जो BC है ये AB और AC की सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना, ये कर्ण है, इसके वर्ग के बराबर क्या आ गया है, इन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ गया है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। और देखिए BC कर्ण है तो कोण A क्या होगा 90 डिग्री, तो मतलब कोण BAC इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर ना, तो नोट कर लीजिए इसे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसे अगर पूरे कॉन्सिस्टेंसी के साथ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका समझिए त्रिभुज से नहीं छूटेगा। और इस क्लास को लेने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि जो जिस तरह से इसको हवा बना के रखा जाता है कि ये चैप्टर कठिन है, आज यहाँ पे सारे सवालों को देखिए जो कि हर बार बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना लगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको एक क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा और अपने प्रियजनों छोटों लोगों को भी बताते रहिए, जिससे कि मैं भी प्रोत्साहित होता रहूं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अपने क्लास का अंत करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद।